उदार हो या अनुदार, प्रमुख तैयारी तो खुद खुदा की भी कसौटी करेगी, ऐसा नहीं, मैं तो अधिनायक शाही के पक्ष में ही नहीं हूं। वो सिर्फ मजाक में कही बात को कहा मैंने कुल इतना था कि जैसा लोकतंत्र चल रहा है इस देश में, इससे तो अच्छा होगा कि देश में तानाशाही हो जाए। वो तानाशाही भी इससे ज्यादा बेनिवोलेंट होगी। और ये सिर्फ मजाक में कहा कि इस लोकतंत्र से तो तानाशाही भी बेहतर होगी। तानाशाही बेहतर होती है ये मैंने कहा नहीं, लेकिन समझ ये लिया गया कि मैं तानाशाही को बेहतर मानता हूं। और हाँ, बिल्कुल ही ना समझिए, मुझसे ज्यादा विरोध में तानाशाही के शायद ही कोई आदमी हो। और पाकिस्तान में असफल हो गई ऐसा नहीं, सारे इतिहास में हमेशा असफल होती रही और कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य को परतंत्र करने की कोई भी चेष्टा अंततः सफल नहीं हो सकती। तो वो राजा वो भी बेनिवोलेंट थे। हाँ, मेरी आवाज समझे ना। दुनिया में परतंत्रता सफल नहीं हो सकती है, उसका चाहे कोई भी रूप हो। परतंत्रता को असफल होना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा किसी तरह की परतंत्रता को स्वीकार करने को राजी नहीं। चाहे मजबूरी में थोड़ा बहुत दिन राजी करती भी हो, तो भी उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा। रूस जैसे देश में भी तानाशाही के विरोध में बहुत काम शुरू हुआ, और स्टालिन के मरते ही जैसे एक नया अध्याय शुरू हो गया। कहीं भी दुनिया में थोड़ी बहुत देर मजबूरी की हालत में कोई देश राजी हो सकता है, लेकिन सदा के लिए राजी नहीं हो सकता। और असफलता सुनिश्चित है, क्योंकि अंततः स्वतंत्रता ही सफल हो सकती है। तो मेरी बातों के साथ कठिनाई क्या है कि अगर आपसे कुछ बात कर रहा हूं, उसमें से कोई एक टुकड़ा निकाल के और उसको आप व्यापक प्रचार दे दें, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जाता है मामला। जैसे वहीं जिन पत्रकारों से ये बात हुई थी, उन्हीं पत्रकारों में से किसी ने मुझसे पूछा कि अब आप इस तरह की बातें कह रहे हैं कि अगर कोई आपको गोली मार दे, आप गांधी के खिलाफ कह रहे हैं कोई आपको गोली मार दे। मैं सिर्फ मजाक में कहा, तो मैंने कहा कि तब तो बड़ा मजा हो जाएगा, गांधी से मेरा मुकाबला ही हो जाएगा। अखबारों ने खबर छापी कि मैं गांधी से मुकाबला करना चाहता हूँ, तब फिर बड़ा मुश्किल मामला हो। आपने जो वो कहा कि जो लोकशाही जो चालू प्रेजेंट डेमोक्रेसी we can presume that you still insist that the present democracy as it exists in India, for example, the parliamentary democracy, it is worse than the dictatorship. That much? Could you say that you have propounded that much? ना, मेरा मतलब कुल इतना ना, ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कुल कहना इतना है कि जैसा लोकतंत्र आज है, पहली तो बात वो लोकतंत्र नहीं है पूरा। दूसरी बात, वो लोकतंत्र पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम किसी न किसी रूप में आर्थिक समानता की कोई व्यवस्था देश को न दें, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक समानता कभी भी लोकतंत्र को पूरा नहीं कर सकती। आर्थिक रूप से असमान लोग राजनीतिक रूप से समान सिर्फ कहे जा सकते हैं, हो नहीं सकते। आर्थिक समानता ही जब तक न हो तब तक राजनीतिक समानता बातचीत की बात है, और वो कुछ लोगों के हाथ का खेल होगी। तो इस मुल्क में लोकतंत्र है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका का लोकतंत्र भी अधूरा है। वो लोकतंत्र भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक आर्थिक समानता की स्थिति पैदा नहीं होती। और मेरा कहना यह है अभी तक जो भी विकल्प दुनिया में चल रहे हैं, उनमें से कोई भी विकल्प सही अर्थों में लोकतंत्र नहीं है। तो रूस में जो विकल्प है वो भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि राजनीतिक समानता छीन ली गई है और आर्थिक समानता दे दी गई है। वो भी आधा लोकतंत्र है। वो उसको चाहे अधिनायक शाही कहते हो या कुछ कहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिन मुल्कों में राजनीतिक स्वतंत्रता है लेकिन आर्थिक समानता नहीं है, उन मुल्कों में भी आधा ही लोकतंत्र है। अभी तक दुनिया में लोकतंत्र का अवतरण ही नहीं हुआ है। वो जो मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र, उससे मेरा प्रयोजन ये नहीं है कि इस लोकतंत्र के मुकाबले कोई अधिनायक शाही विकल्प है। इस लोकतंत्र के सामने पूर्ण लोकतंत्र ही विकल्प है।
और जब तक हम आर्थिक समानता की कोई सुनियोजना नहीं करते हैं तब तक देश में लोकतंत्र बातचीत होगी, पीछे से अर्थ का तंत्र ही जारी रहेगा। तो हमको लगता है ऊपर से कि लोकतंत्र है, लेकिन धनपति हावी है और तंत्र को चला रहा है और चलाएगा, और स्वाभाविक है कि चलाए, क्योंकि धन के तंत्र पर जिसका हाथ होगा यह असंभव है कि वो सत्ता को छोड़ देगा, वो सत्ता को भी हाथ में रखेगा। लोकतंत्र दुनिया में कहीं भी नहीं है, न रूस में और न अमेरिका में और न भारत में और न पाकिस्तान में। What is your idea of economic equality? सीधी सी बात है, मनुष्य को जितनी भी संपदा है, राष्ट्र की, समाज की, पृथ्वी पर, वो सारी की सारी संपदा में किन्हीं भी कारणों से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। पहली बात, चाहे वो जमीन की संपदा हो, चाहे किसी और तरह की संपदा हो। विशेष अधिकार सभी के सभी किसी न किसी रूप में हिंसा के द्वारा कायम किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को संपत्ति पर विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। संपत्ति सबकी है, ये तो मौलिक बात कि संपत्ति सबकी है, वो सबकी अर्जित, सबकी इकट्ठी क्षमता है, और इस संपत्ति पर सबका हक है, और इस संपत्ति के द्वारा सबको जीवन में समान अवसर की, विकास की सुविधा होनी चाहिए। विस्तार में क्या होगा वो दूसरी बात है, सिर्फ मैं उसूल की बात कह रहा हूं कि राष्ट्र की संपत्ति को शोषण के माध्यम से इकट्ठा करने की सुविधा लोकतंत्र नहीं है। किसी भी माध्यम से संपत्ति इकट्ठी हो सकती हो तो वो तंत्र लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र संपत्ति पर अधिकार और व्यक्तिगत संपत्ति को इकट्ठा करने का मौका नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही किसी व्यक्ति के पास संपत्ति इकट्ठी हो जाती है, उस व्यक्ति के वोट का मतलब एक नहीं रह जाता, उस व्यक्ति के वोट का मतलब अनेक हो जाता है। और जिसके पास संपत्ति नहीं रह जाती, उसके वोट का मतलब भी एक नहीं रह जाता, उसके वोट का मतलब 2 रुपया हो जाता है। संपत्ति जब तक विषम रूप से विभाजित है, और समाज की व्यवस्था ऐसी है कि विषम रूप से संपत्ति विभाजित होती चली जाए, तब तक लोकतंत्र बातचीत होगी, और ये लोकतंत्र अधिनायक शाही का विरोध करता रहेगा, लेकिन खुद भी एक तरह की अधिनायक शाही होगी। तो दुनिया में अब तक जितने तंत्र हैं वो किसी न किसी मात्रा में कम या ज्यादा अधिनायक शाही के रूप है। कोई भी तंत्र लोकतंत्र नहीं है। तो मैं जो विकल्प की बात कह रहा हूं वो विकल्प इनके बीच नहीं कि हिंदुस्तान का तंत्र, कि पाकिस्तान का तंत्र, कि रूस का तंत्र या अमेरिका का तंत्र। मैं जो कह रहा हूं वो ये कि लोकतंत्र की एक ऐसी अवधारणा कि हम धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति को इतना समान बना सकें आर्थिक हैसियत से कि वो राजनीतिक हैसियत से भी समान हो सके। और जब राजनीतिक हैसियत से सारे लोग समान हो तो लोकतंत्र हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। ये जो लोकतंत्र है जो कहता है कि राजनीतिक रूप से आप स्वतंत्र हैं और प्रत्येक व्यक्ति बराबर मूल्य का है, ये बराबर मूल्य सिर्फ विधान में होगा, ये बराबर मूल्य वास्तविक जीवन में नहीं हो सकता है। क्योंकि वास्तविक मूल्य आपका नहीं है जीवन में, वास्तविक मूल्य आपकी संपदा का है जिसके आप मालिक हैं। तो वो जो मैं जो बात कहा था, इतने विस्तार में बात नहीं हुई थी, बात कुल इतनी हुई थी और उतनी सी बात को उठा के उस बात को विस्तार दे दिया। न केवल विस्तार दे दिया बल्कि किताबें भी लिख डाली उस बात पर कि जैसे मैं कोई किसी अधिनायक शाही को इस मुल्क में लाना चाहता हूँ। But when you talk of economic democracy, which is the best political setup you presume? मौजूदा हाल तो हाँ, मौजूदा हाल नहीं, कोई पॉलिटिकल सेटअप को मैं You must have some ideal political हाँ setup. आइडियल जरूर, लेकिन जो मौजूद हैं वो करीब करीब कुएं खाई जैसे विकल्प हैं। कुएं से बचिए और खाई में गिर जाइए, ऐसे विकल्प हैं। मतलब क्या आप ऐसी राय को ले सकते हैं कहीं कि ये बुनियादी तरीके से वो जो चल रही है डेमोक्रेसी, इधर भी या तो अमेरिका में या तो ब्रिटेन में या तो भारत में, वो एक विकसती हुई प्रक्रिया है जिसको आप बाजू रह के उसको बराबर का अभ्यास करना चाहिए और उसको विकसित देना चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल ठीक है ना, ये तो ठीक ही है। सारी प्रक्रियाएं विकसती हुई प्रक्रियाएं हैं, लेकिन विकास वो तभी करती हैं जब हम उनको अंतिम न मान लेते हो। विकास का मतलब ही ये होता है कि जो है वो पूर्ण नहीं है। और हाँ, बिकमिंग की प्रोसेस का मतलब ही ये है कि वो अभी हो नहीं गई है, हो रही है।
और हो रही है वो तभी तक होती रहेगी जब तक हम इसको अंतिम न मान लें जो हो गई। इसके आगे लक्ष्य हमारे सामने बना रहे कि ये होना चाहिए तो विकास होगा। लेकिन हुआ क्या है अमेरिका में, उनको ख्याल ये हो गया है कि डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी विकसित हो रही है, ऐसा नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी ये है। डेमोक्रेसी विकसित होने का मतलब यही होगा कि अभी जो डेमोक्रेसी है उसमें नॉन डेमोक्रेटिक तत्व मौजूद हैं, तभी विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। और यही मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। अमेरिका में भी वो रुक गई है और भारत में तो वो पैदा ही नहीं हो पाई। No, but what is the great good of saying that Americans have begun believing that whatever form of democracy that they have now is cannot be improved upon, because it is not in the hands of any politicians or individuals or people like you to change the democracy or the pattern that exists. Because the new forces that may come, which may be beyond the man's control, will enforce changes in the present setup, as it has happened in say so many educational institutions like the French student struggle. And they have changed, they have demanded change in the setup. So for generations the people have been believing that the French educational system is the best system, but now they have brought down the entire structure and they have been demanding. So it's not that I or you or somebody else saying that they have started believing that it is the final form, and therefore there is no scope for progress. मैं समझा आपकी बात। असल बात ये है कोई भी मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए भी दो बातें जरूरी हैं। ना सवाल इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन गाइड करता है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर गलत है तो गलत की हवा पैदा करनी चाहिए, गाइडेंस पैदा हो जाती है। सवाल ये नहीं कि मैं गाइड करूं या आप गाइड करें। लोकतंत्र में शायद गाइड कोई भी नहीं करता है, लेकिन हम सब मिलकर एक हवा पैदा करते हैं जो गाइड करती है। वो जो मूवमेंट भी फ्रांस में हुआ विद्यार्थियों का, वो भी कोई एक विद्यार्थी या कोई एक नेता गाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। समाज की पूरी चेतना तैयार होती है सोच के, तो उससे क्रांति पैदा होनी शुरू होती है। अब जैसे कि अमेरिका में वो जो लोकतंत्र स्वीकृत हो गया है, वो जो स्वीकृत लोकतंत्र है जब तक न टूटे, जब तक कि कुछ युवकों के मनों में, नई पीढ़ी के मन में वो स्वीकृत लोकतंत्र अस्वीकृत न हो जाए, तब तक कोई क्रांति पैदा नहीं होगी। वो जो फ्रांस में हो सका है वो इसलिए हो सका कि युवकों के मन में अस्वीकार खड़ा हो गया। अस्वीकार खड़ा करने की ही मेरी कोशिश है। वो मुझसे सफल होगी ये सवाल नहीं है, वो आपसे सफल होगी ये सवाल नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि हम जो चीजें मौजूदा हमें जकड़ लेती हैं और माइंड को स्टैटिक करती हैं और रोक देती हैं, वो स्वीकृत नहीं हो जानी चाहिए। जिंदगी निरंतर अस्वीकार से गुजरती रहनी चाहिए ताकि वो विकासमान हो। जिन चीजों को भी हम स्वीकार कर लेते हैं वहीं हम रुक जाते हैं। अब जैसे भारत का ही मामला है, हम न मालूम कितनी चीजें हजारों साल से स्वीकार किए बैठे, हम अस्वीकार ही नहीं करते। वो जो फ्रांस में लड़के कर सके हैं वो हमारे लड़के अभी शायद 500 साल नहीं कर सकते। अस्वीकार का कोई बोध ही नहीं है। और अगर हम अस्वीकार भी करते हैं तो हम बहुत टुच्ची चीजों का स्वीकार करते हैं, कोई बेसिक वैल्यूज को अस्वीकार नहीं करते। जैसे लोकतंत्र की ही बात है, अभी तो लोकतंत्र की अवधारणा भी देश के मन में नहीं हो सकी है, क्योंकि 1000 साल तक मुल्क गुलाम रहा हो तो उस मुल्क की कल्पना में भी लोकतंत्र का अर्थ नहीं होता। लोकतंत्र हमारे ऊपर बिल्कुल ऊपर से इम्पोज्ड है, वो हमारे भीतर से कहीं से आया नहीं है। वो सारा का सारा हमारा लोकतंत्र का पूरा विधान उधार है, वो हमने सब बाहर से इकट्ठा करके खड़ा कर लिया है। मुल्क की आत्मा से वो कहीं जन्मा नहीं। और वो जो ऊपर से हमने स्वीकार कर लिया है, उसे अगर हम स्वीकार करके बैठ गए तो इस मुल्क में विकासमान धाराएं सब रुक जाएंगी, रुक गई हैं, कहीं कोई बढ़ नहीं रही। तो मेरा जो कहना है कुल जमा ये कि विकासमान है, प्रत्येक अवस्था विकासमान रहेगी। कभी कोई ऐसी अवस्था नहीं आ जाने वाली है जिसके आगे विकास न हो सके। इसलिए प्रत्येक अवस्था में ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो अस्वीकार करते रहें ताकि विकास को गति देते रहें। अस्वीकार करने वाले लोगों की निरंतर जरूरत है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या तकलीफ है, अस्वीकार करने वाला आदमी हमें दुश्मन मालूम पड़ता है, स्वीकार करने वाला हमें मित्र मालूम पड़ता है, और स्वीकार करने वाला ही हमेशा घातक सिद्ध होता है।
अच्छा, कोटि चंडी यज्ञ से स्वीकार के लिए आपका क्या रचनात्मक आदेश? हाँ, ठीक है, जो चर्चा कर रहे हैं वो धन संपत्ति का जो नाश हो रहा है, उसके बारे में आपका 2-3 बातें ख्याल में लेनी चाहिए। पहली तो बात ये कि इस तरह के संपत्ति के विनाश को मैं बिल्कुल क्रिमिनल वेस्ट कहता हूं। ये अत्यंत जघन्य अपराध है, इस तरह की संपत्ति का विनाश। और एक आदमी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को आग लगा दे, वो उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि वो धार्मिक विधि से आग लगाए। क्योंकि 1 करोड़ रुपए के मकान में अगर कोई आग लगा दे तो वो अपने को भीतर अपराधी समझेगा और हम सब भी उसे अपराधी समझेंगे। लेकिन धार्मिक विधि विधान से 1 करोड़ की संपत्ति को आग लगा दे तो वो पायस क्रिमिनल है। वो समझेगा कि मैं पवित्र, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, और समाज भी उसका समर्थन देगा। तो जो करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान करने वाले आदमी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, वही व्यवहार इस तरह के यज्ञों को प्रचलित करने और व्यवस्था देने वालों लोगों के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ यज्ञ के ही 1 अरब रुपया, 1 करोड़ रुपया, कितना ही रुपया कोई खराब कर रहा है, तब अगर हम सोचेंगे कि इसे रोका जाए, तो ये नहीं रोका जा सकता जब तक कि यज्ञ की मौलिक धारणा को हम तोड़ने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं रुक सकता ये। अगर आप कहते हो कि यज्ञ तो ठीक है लेकिन रुपए खराब नहीं करने चाहिए, तो फिर ये रुकने वाला नहीं। तो मेरा कहना है कि पहली तो बात यह है कि यज्ञ जैसी बात ही मूढ़तापूर्ण है, अवैज्ञानिक है, और मुल्क के भीतर जड़ता को स्थान देती है। इसकी हवा पैदा करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ से कुछ भी होने वाला नहीं। और जो लोग भी कहते हो कि यज्ञ से शांति आ सकती है, वर्षा हो सकती है, अकाल मिट सकता है, उनको पकड़ के दिल्ली की लेबोरेटरी में बिठा के प्रयोग करवाना चाहिए। और अगर वो सिद्ध कर सकें तो फिर पूरे मुल्क में यज्ञ किए जाने चाहिए। वो सिद्ध न कर सकें तो बिल्कुल गैर कानूनन होना चाहिए कि कहीं कोई आदमी यज्ञ नहीं कर सकेगा, करेगा तो अपराधी होगा, जैसा कि चोरी करने वाला होता है, हत्या करने वाला होता है। मेरा मतलब समझ रहे ना। एक मौका हमें देना चाहिए कि जो लोग कहते हैं यज्ञ से ये हो सकता है, वो प्रयोगात्मक रूप से करके दिखाएं कि ये कितना हो सकता है। अगर वो नहीं सफल होते हैं तो ठीक है, जो हम अपराधियों के साथ व्यवहार करते हैं वो उनके साथ करना चाहिए। अच्छा, और अभी इसकी पूरी हवा पैदा की जानी चाहिए। जहां जहां यज्ञ होते हो वहां युवकों के मंडल खड़े किए जाने चाहिए, जो अनशन करें, लेट जाएं, यज्ञ को न होने दें, यज्ञ में कूद के मर जाएं लेकिन घी को न जलने दें यज्ञ में। इसकी फिक्र करनी चाहिए और मुल्क की पूरी हवा पैदा करनी चाहिए। लेकिन हवा पैदा नहीं होगी, क्योंकि हम करते क्या हैं, हम छोटी चीजों को तो इंकार करते हैं। 1 करोड़ रुपए छोटी चीज है, वो सवाल बड़ा नहीं है। लेकिन जब 1 करोड़ जलने लगेगा तब हम चिंतित होंगे कि 1 करोड़ नहीं जलना चाहिए। लेकिन हम इससे चिंतित नहीं होंगे कि ये जो यज्ञ का कंसेप्ट है ये मूर्खतापूर्ण है, और ये कंसेप्ट उखड़ना चाहिए मुल्क से। कि कोई व्यक्ति कहीं आग जला के मंत्र पढ़े तो इससे जगत के वातावरण में कुछ भी हो सकता है, ये धारणा टूटनी चाहिए। वो चाहे 1 पैसा जलाता हो कि 1 करोड़, ये सवाल नहीं। और ऐसा आदमी मुल्क को अविज्ञान की तरफ ले जाता है, इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। लेकिन हमारा अजीब हाल है, राष्ट्रपति तक, राजेंद्र प्रसाद तक जाके काशी में 200 ब्राह्मणों के पैर धोए, राष्ट्रपति होते हुए, और हिंदुस्तान में कोई बगावत नहीं फैल गई कि हम राष्ट्रपति को ये जघन्य अपराध नहीं करने देंगे। राष्ट्रपति की हैसियत से एक आदमी जाके 200 ब्राह्मणों के, जो उससे किसी भी स्थिति में पैर छूने योग्य नहीं है, कोई भी ऐरे गहरे 200 ब्राह्मण खड़े हैं लेकिन वो ब्राह्मण हैं और राष्ट्रपति उनके पैर छूता है, और मुल्क में कहीं कोई विरोध नहीं होता कि राष्ट्रपति पैर छूता है 200 ब्राह्मणों के जाके और उनके पानी को सिर से लगाता है उनके पैर के। ये बात राष्ट्रीय अपमान है, और ऐसे आदमी को राष्ट्रपति नहीं रहने देंगे, इसको नीचे उतारेंगे। क्योंकि ये क्या पागलपन है। या तो तुम सिद्ध करो कि ब्राह्मण के पैर छूने से कुछ राष्ट्र का हित होता है। मेरा मतलब समझ रहे ना। मेरा मतलब कुल इतना है कि हमें बेसिक वैल्यूज पर जहां हमने चीजों का पर्सनल कन्विक्शन बीच में आएगा, राष्ट्र प्रमुखत्व बीच में आएगा। अगर उसका पर्सनल है तो उसे राजेंद्र प्रसाद की हैसियत से जाना चाहिए। उसके लिए राष्ट्रपति का इंतजाम नहीं होना चाहिए फिर बनारस में, और उसके लिए सारी मिलिट्री नहीं लगनी चाहिए, और उसके पीछे बॉडीगार्ड नहीं होने चाहिए। वो अपने राजेंद्र प्रसाद की हैसियत से जाके उसे जो भी करना हो वो कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति की हैसियत से ये किया जाए और मुल्क चुपचाप देखे तो फिर हम बेसिक वैल्यूज को नहीं बदल सकते, फिर बहुत मुश्किल मामला हो जाए। यहाँ एक पहले आप तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, बिल्कुल ही, वोट सीकिंग पीपल है, बिल्कुल। तो ये करेंगे ही, उनको तो वोट चाहिए। तो प्रजा
कोई भी अगर मूर्खता वाली बात करेगी, प्रवृत्ति करेगी, तो ये तो जाएंगे ही। ठीक है, तो हम कैसे उन्हें रोकेंगे? हाँ, तो लोकमानस तैयार करने की बात मैं भी वही करूंगा ना, कोई भी वही करेगा। लोकमानस तैयार करने का सवाल है कि लोकमानस तैयार किया जा सके, और लोकमानस तैयार किया जा सकता है। मैं नहीं मानता हूं कि जनता इतनी मूढ़ अब है कि हम लोकमानस तैयार करना चाहें और वो तैयार न हो सके। और आप तो हैरान होंगे, मैं छोटे, जैसा आप पूछ रहे हैं वैसा छोटे छोटे गांव में जाता हूं, वहां भी लोग पूछते हैं कि ये 1 करोड़ रुपया खराब करने का आपका इसके बाबत क्या ख्याल है। लोग पूछना शुरू कर रहे हैं। हम जिनके हाथ में मुल्क की विचार को पहुंचाने की, खबर पहुंचाने की ताकत है, वो उसकी तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी ताकत किसके हाथ में है? ये अखबारों के हाथ में? ना, अखबार के हाथ में है, बुद्धिजीवी के हाथ में है, शिक्षक के हाथ में है, प्रोफेसर के हाथ में है। जी, अखबार किसकी मालिकी है? मैं समझा आपकी बात, मैं आपकी बात समझता हूँ। ये प्रश्न है कि मालिकी किसकी है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल है। लेकिन मालिकी जिसकी है वो है, और जो काम कर रहे हैं वो लोग भी हैं। और मेरी अपनी समझ ये है कि अगर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी थोड़ी भी बुद्धि जागृत हो तो मालिकी बहुत कुछ करवा नहीं सकती और बहुत मामलों में रुकावटें डाली जा सकती। और क्या आप ये भी मानते हैं कि बुद्धिजीवियों में भी इतनी ताकत है? ये आप ठीक कहते हैं, ये आप ठीक कहते हैं। ये ताकत नहीं है, जितनी होनी चाहिए उसको पैदा करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए श्रम उठाना है। जी, हमने तो देखा है कि सबसे बड़े कमजोर बुद्धिजीवी है। आप ठीक कहते हैं। ये सच है कि कोई इंग्लिश डेली ने आपका इंटरव्यू लिया था, फिर छपा नहीं? हाँ, ये सच है ना, ये सच है ना। दिल्ली में उन्होंने इंटरव्यू लिया, जो इंटरव्यू पत्रकार लेके गए थे वो बहुत खुश होके गए थे और कह के गए थे आज ही हम इसे छापते हैं। वो नहीं छप सका। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे खबर की, मुश्किल में पड़ गए, हम तो दे दिए हैं लेकिन ऊपर से मुश्किल है। लेकिन उनकी खुशी में सब चले गए। मैं समझा ना। हाँ हाँ, ना ये तो ठीक है ना। अब ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति किसी न किसी तरह पत्रकारों को तोड़ने की हिम्मत जुटानी चाहिए। बहुत सी चीजें छपी गई है आपकी, बहुत सी चीजें छपी गई हैं, लेकिन ऐसी कि जैसी नहीं छपी जानी चाहिए थी। यानी जो मैं कहता हूं उसको तोड़ के छापा गया है, आधा करके छापा गया, प्रसंग के बाहर निकाल के छापा गया, वो सब हुआ है। लेकिन मुझे पत्रकारों ने भी कहा, बंबई के पत्रकारों ने मुझे कहा कि हम जो छापना चाहते थे वो नहीं गया है, और जो गया है हम क्षमा मांगते हैं आपसे। लेकिन ये तो बड़ी दुखद बात है। फिर ये कैसे होगा? ये तो विशेष सर्किल है। वो मैं समझता हूं आपका कि धनपति वहां बैठा है, सब जगह धनपति बैठा हुआ है, सब जगह सत्ताधिकारी बैठा हुआ है, राजनीतिक बैठा हुआ है, लेकिन कहीं से किन्हीं को इसे तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। निश्चित ही तोड़ने वाले तकलीफ में भी पड़ेंगे। आचार्य जी, स्थापित मूल्यों को तोड़ने की आप बात करते हैं, तो उसके बाद विधायक कोई आपका कार्यक्रम भी होगा नहीं? बिल्कुल ही, बिल्कुल। खास करके इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए आप बात करें, जब तक वो इक्वालिटी नहीं आएगी उसका ही आप कहते लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए प्रोग्राम क्या होगा? ठीक है ना। और वो विधायक करने के लिए क्या आप चुनाव लड़ेंगे या कोई कैंडिडेट खड़े करेंगे? वो भी साथ साथ बता दीजिए। नहीं, ना तो चुनाव लड़ूंगा और ना कोई कैंडिडेट खड़ा करूंगा। आप ये बताइए कि विच इज द सेटअप, आइडियल सेटअप इन योर माइंड टू अचीव दिस इकोनॉमिक इक्वालिटी और इन डेमोक्रेसी? मैं बात उसके साथ एक और बात है, गांधीज्म कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। मैं बात और आपके ख्याल में जो जुलोबाजी का आजकल प्रोग्राम चलता है वो कितने गांधी को रचना तो है या नहीं? हाँ, एक एक की बात कर लें। आर्थिक समानता के लिए गांधी जी ने भी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, इनके बारे में आपका मैं बात करता हूं। पहली तो बात ये कि जितनी नकारात्मक बातें मैं कह रहा हूं, निगेटिव, उनमें से कोई भी नकारात्मक नहीं है। वो नकारात्मक दिखाई पड़ती है लेकिन पीछे पॉजिटिव है। जैसे कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि यज्ञ अवैज्ञानिक है और यज्ञ के माध्यम से आकाश से पानी नहीं गिराया जा सकता, ये अभी नेगेटिव बात है क्योंकि यज्ञ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि जैसे ही मुल्क के मन से ये बात खत्म हो जाए कि यज्ञ से पानी गिराया जा सकता है, वैसे ही मुल्क पूछना शुरू कर देगा कि फिर पानी कैसे गिराया जा सकता है। जब तक मुल्क सोचता है कि यज्ञ से पानी गिराया जा सकता है, जब तक यज्ञ से गिराया जा सकता है, तब तक यंत्र से गिराने की बात उसके मन में पैदा नहीं होती। ये जड़ पकड़े हुए है तो मुल्क के मन में साइंस पैदा नहीं होती, ख्याल पैदा नहीं होता कि हम पानी गिरा सकते हैं
और शायद 1 करोड़ रुपए से इंतजाम किया जा सकता था, कुछ शोध की जा सकती थी, रिसर्च की जा सकती थी, जिससे हम बादल को ला सकते और पानी गिरा सकते, लेकिन वो 1 करोड़ बिल्कुल फिजूल चला गया है। नकारात्मक भी मूलतः तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब हम एक चीज छीनते हैं तो उसकी जगह खाली जगह छूटती है, पीछे वैक्यूम पैदा होता है, वैक्यूम से पॉजिटिव पैदा होना शुरू होता है। हिंदुस्तान के मन में इतने गलत पॉजिटिव बैठे हुए हैं कि जब तक हम उनको नहीं तोड़ देते तब तक ठीक पॉजिटिव पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरी दृष्टि में अभी हिंदुस्तान को कोई 15-20 साल तो निगेशन से गुजारने की जरूरत है कि वो इतने निगेशन से गुजरे तो उसके सारे गलत ख्याल टूटने शुरू हो जाएं। ये बड़े मजे की बात है कि जैसे ही गलत ख्याल टूटता है, चेतना ठीक ख्याल को खोजने की कोशिश शुरू कर देती। जब तक गलत ख्याल को पकड़ी रखती तब तक उसे ठीक ख्याल का सवाल नहीं उठता, वो ख्याल भी पैदा नहीं होता। मैं बात कर लूं थोड़ी, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। और दूसरी बात, जैसे जब मैं कहता हूं कि धर्म की स्थापित यज्ञ की, तंत्र की, मंत्र की जो धारणा है वो टूटनी चाहिए, तो उसके साथ ही मैं कहता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टि मुल्क में पैदा होनी चाहिए। वो पॉजिटिव पहलू है। एक साइंटिफिक आउटलुक मुल्क में पैदा होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। मुल्क के पास वैज्ञानिक दृष्टि ही नहीं है, हमारे सोचने का ढंग ही अवैज्ञानिक है। हम जब भी सोचते हैं तो सोचने का ढंग अवैज्ञानिक होता है। जैसे कि मुल्क में भोजन की कमी है, तो मुल्क के प्रधानमंत्री को सूझेगा कि एक दिन सोमवार को खाना नहीं खाना चाहिए। एक दिन खाना नहीं खाने से कमी पूरी हो जाएगी। शायद कोई भी वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाला इस तरह नहीं सोचेगा कि उपवास कर लेना चाहिए, कि उपवास कर लेने से कोई मसला हल होगा। वो जो आदमी उपवास करेगा वो दूध पी लेगा, फलाहार कर लेगा, और जितना वो खाने में खाता उससे ज्यादा खर्च कर डालेगा। और कितने आदमी उपवास करेंगे, और उपवास से कितना बच जाएगा, और कितना उपवास करने से जनसंख्या रुक जाएगी या उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे सोचने के ढंग ये हमको बहुत अपील करती है ये बात की बिल्कुल ठीक बात है, एक आदमी एक दिन उपवास कर ले, इतना भोजन बच जाएगा, इतना सब हो जाएगा। जब तक हम इस तरह की अवैज्ञानिक चिंतना को जगह देते हैं तब तक वैज्ञानिक चिंतना पैदा नहीं होती कि भोजन कैसे ज्यादा पैदा हो जाए, आदमी कैसे कम हो जाए। अब सारी दुनिया में आदमी कम करने की व्यवस्था हो गई। फ्रांस ने अपनी जनसंख्या रोक रखी है, वो नहीं बढ़ रही, बल्कि ये डर पैदा हो गया है फ्रांस में कि शायद उनको जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ व्यापक प्रचार करना शुरू करना पड़े कि थोड़ी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। जापान ने अपनी जनसंख्या रोक ली। हमारा मुल्क, हमारा सन्यासी समझा रहा है लोगों को कि भगवान पैदा करता है बच्चों को, वो भगवान की तरफ से तय है, वो हमारे हाथ में नहीं। और हम उसकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मुल्क में बात घूमती चली जा रही है। अवैज्ञानिक चिंतन टूटना चाहिए तो वैज्ञानिक चिंतन अपने आप पैदा होता है, और वैज्ञानिक चिंतन आना चाहिए। धार्मिक चिंतन की जगह वैज्ञानिक चिंतन को जगह मिलनी चाहिए। धार्मिक चिंतन सूडो थिंकिंग है, वो झूठा चिंतन है। उस चिंतन से कुछ होता नहीं, सिर्फ मन का बहलाव होता है। और मन का बहलाव करने की हमने इतनी तरकीबें ईजाद कर ली 3-4 हजार वर्षों में कि हम मन का ही बहलाव कर रहे हैं। जैसे कि गरीबी है मुल्क में, तो वैज्ञानिक चिंतक सोचेगा कि गरीबी कैसे पैदा हो जाती, संपत्ति कुछ लोगों से खिंच के कुछ दूसरे लोगों के पास कैसे पहुंच जाती। धार्मिक चिंतक सोचेगा कि आदमी गरीब पैदा हुआ तो उसका मतलब है कि उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए वो गरीबी की तकलीफ भोग रहा है। संपत्ति के एक बात करूं, संपत्ति के विभाजन का ख्याल उसे नहीं आता। धार्मिक चिंतक को ख्याल आता है कि आदमी गरीबी में दुख भोग रहा है, तो दुख भोगने के इसने कोई कर्म किए होंगे, और इसलिए भारत में 3000 वर्ष से हम गरीबी झेल रहे हैं। लेकिन धार्मिक चिंतक समझाता है कि गरीबी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, मामला खत्म हो जाता है, इसलिए कोई क्रांति का सवाल नहीं उठता, समाज को बदलने का सवाल नहीं उठता। तो मेरा कहना यह है कि एक उदाहरण के लिए मैंने कहा, इस तरह के सारे अवैज्ञानिक चिंतन तोड़े जाने चाहिए और उनकी जगह वैज्ञानिक ढंग से सोचने की व्यवस्था ईजाद की जानी चाहिए। और वैज्ञानिक ढंग से सोचने की व्यवस्था के अंग होंगे, जैसे कि धार्मिक व्यवस्था का अंग होता है कि आदमी विश्वास करे, वैज्ञानिक व्यवस्था का अंग होगा कि आदमी संदेह करे। अगर हमें स्कूलों में बच्चों को वैज्ञानिक बनाना है तो उनको राइट डाउट सिखाने की पहले दिन से कोशिश करनी पड़ेगी, और बिलीफ से मुक्त करना पड़ेगा और डाउट सिखाना पड़ेगा, तो जाके वो यूनिवर्सिटी की कक्षा तक वैज्ञानिक बुद्धि उनमें पैदा हो सकती। लेकिन अगर हमने उनको सिखाया कि श्रद्धा करो, तो उनमें कभी वैज्ञानिक बुद्धि पैदा होने वाली नहीं। और ये जो आप कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, क्या मैं इलेक्शन लड़ूंगा
या कैंडिडेट खड़े करूंगा, ना तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और ना मैं कैंडिडेट खड़े करूंगा। वो बात मुझे महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ती। मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है कि मुल्क का वातावरण चिंतन से भर जाए, तो उस चिंतनपूर्ण वातावरण से कैंडिडेट भी निकलेंगे, इलेक्शन भी निकल आएगा। उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, उससे मेरा कोई सीधा संबंध नहीं। एक बार मुल्क में चिंतन पैदा हो, हर चीज पर सोचना शुरू हो, हर चीज पर पुराने स्थापित मूल्य के विरोध में क्रांति आ जाए, तो उस हवा से पैदा होंगे लोग, उस हवा से कैंडिडेट भी पैदा होगा, उस हवा से इलेक्शन भी पैदा होगा। वो हवा बदलेगी। मेरा प्रयोजन हवा पैदा करने से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा मेरी उत्सुकता नहीं। तो आपने तो कहा है कि ये चिंतन और सोचने की बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने कहा है कि ज्ञान मिथ्या है। जी, ज्ञान मिथ्या है। हाँ हाँ, चिंतन और सोचने के बगैर ज्ञान कैसा? यही होता है, टुकड़ों में यही होता है। मैंने कहा है कि ज्ञान मिथ्या है जो दूसरे से मिल जाता है। बस वो उतना हिस्सा छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, जो दूसरे से मिल जाता है वो मिथ्या है, जो आपके चिंतन मनन और सोचने से आता है वो मिथ्या नहीं है। उधार ज्ञान मिथ्या है, बारोड नॉलेज मिथ्या है। की बात नहीं, मैं निरंतर कर रहा हूं, लेकिन कठिनाई क्या होती है, एक वाक्य आप तोड़ ले सकते हैं। मैं निरंतर जब भी कहता हूं कि ज्ञान मिथ्या है, तब मैं ये कह रहा हूं कि उधार ज्ञान, सीखा हुआ, दूसरे की किताब से ले हुआ, दूसरे से पकड़ लिया ज्ञान मिथ्या है। जो ज्ञान खुद के चिंतन मनन संघर्ष से पैदा होता है वो मिथ्या नहीं। अगर वो मिथ्या हो जाएगा तो फिर तो कुछ उपाय ही नहीं रहा। वो बात पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं चल रही है वो, खास करके आर्थिक कार्यक्रम के बारे में। हाँ, समझा मैं। 2-3 बातें उसमें पूछी हैं। एक तो बात ये पूछी है कि गांधी जी की ट्रस्टीशिप की सिद्धांत की बात, उससे मैं राजी नहीं हूं, उससे मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि संपत्ति व्यक्तियों के हाथ में रहे, ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मान लेता है। व्यक्तिगत संपत्ति को स्वीकार कर लेता है, फिर व्यक्तिगत संपत्ति की व्याख्या करता है, लेकिन स्वीकृति वहां है कि संपत्ति व्यक्तिगत होगी। जिस आदमी की होगी वो आदमी ट्रस्टी की हैसियत से उसका उपयोग करेगा, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की स्वीकृति वहां है। मेरा मानना है कि जब तक प्रॉपर्टी व्यक्तिगत है तब तक दुनिया में आर्थिक समानता नहीं हो सकती। संपत्ति सामूहिक ही होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। संपत्ति सामूहिक है ही, वो व्यक्तिगत है भी नहीं। किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपत्ति पैदा नहीं होती है, संपत्ति पैदा होती है सामूहिक सहयोग के द्वारा। उसकी मालकियत भी समूह की होनी चाहिए। और जैसे ही हम ये कहते हैं कि ट्रस्टी की तरह व्यवहार करे कोई व्यक्ति, वैसे ही व्यक्ति के ऊपर बात छूट गई कि वो कैसा व्यवहार करेगा, ट्रस्टी वो कैसा होगा। इसकी मैं बात कर लेता हूं, थोड़ी इसकी बात कर लें। गांधी जी की मान्यता है कि व्यक्ति के विश्वास किया जा सकता है। मेरी भी मान्यता है कि व्यक्ति पर विश्वास किया जाना चाहिए, लेकिन मेरी ये भी समझ है कि व्यक्ति समाज के बहुत बड़े यंत्र का पुर्जा है, और अगर व्यक्ति चेष्टा भी करे पूरे समाज के यंत्र के विरोध में ट्रस्टी होने की, तो सिर्फ खुद मिट जाएगा और कुछ भी नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति के मिटने से कोई परिणाम नहीं होता, दूसरा व्यक्ति उसकी जगह खड़ा हो जाएगा। फिर गांधी जी ने 30-40 साल मेहनत की, एक भी आदमी को वो ट्रस्टी होने के लिए राजी नहीं कर पाए, बल्कि जिन लोगों की, जिन धनपतियों के बीच गांधी जी को आशा थी, उन सारे धनपतियों ने, गांधी जी तो उनको ट्रस्टी नहीं बना पाए, लेकिन वे सारे व्यक्ति गांधी जी के सत्संग का खूब लाभ उठा के भारी संपत्ति को इकट्ठा कर लिए। अकेले बिरला के पास अंदाजन 30 करोड़ की संपत्ति का संग्रह था, आजादी आई तब। आज उसके पास 350 करोड़ के ऊपर संपत्ति इकट्ठी हो गई। गांधी जी बिरला को ट्रस्टी नहीं बना पाए, लेकिन गांधी जी के नाम की क्रेडिट का फायदा बिरला ने पूरा उठाने की कोशिश की। अब ये जो गांधी जी ना बना पाए ट्रस्टी, तो गांधीवादी बना पाएंगे ट्रस्टी। गांधी जी ना बना पाए और मुरारजी बना पाएंगे, ये असंभव मामला है। ट्रस्टी बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि व्यक्ति जो है वो बड़े भारी समूह के यंत्र का हिस्सा है। उस समूह के पूरे यंत्र में जब शोषण का कार्य जारी हो, तो व्यक्ति को ट्रस्टी बनाने नहीं बनाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत धनपति को बहुत अपील करता है। उसे लगता है कि बहुत अच्छा सिद्धांत है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत संपत्ति को बचने की फिर एक सुविधा मिल जाती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि गांधी जी की नीयत ऐसी है कि व्यक्तिगत संपत्ति बच जाए। गांधी जी की नीयत तो मुझे शक नहीं है, लेकिन गांधी जी का जो प्रस्ताव है उससे व्यक्तिगत संपत्ति के बचने की संभावना है, और वो संभावना का फायदा पूंजीपति उठा लेना चाह सकता है।
और सारी दुनिया में पूंजीवाद गांधी जी के प्रति जो उत्सुकता दिखा रहा है, उस उत्सुकता का एक ही कारण है, पूंजीवाद तो मर चुका है, उसकी तो अर्थी निकल चुकी है, अब सिर्फ लाश है। अब उसके सामने एक ही विकल्प है और वो विकल्प है समाजवाद का। उसकी लाश तो निकल चुकी है। अब आखिरी उपाय यह है कि गांधी जैसे व्यक्तियों के सिद्धांतों का कोई सहारा मिल जाए तो पूंजीवाद की लाश थोड़े दिन तक और जिंदा होने के भ्रम में खींची जा सकती। तो पूंजीवाद उनमें उत्सुकता ले रहा है। वो उत्सुकता गांधी जी में नहीं है, वो उत्सुकता पूंजीवाद के लास्ट सेफ्टी मेजर की तरह है कि गांधी जी का सहारा आखिरी मिल जाए तो थोड़े दिन तक पूंजीवाद और खिंच सकता है। मुझे नहीं लगता कि गांधी जी के विचार से पूंजीवाद मिट सकता है। गांधी जी का विचार शुभ है और गांधी जी की धारणा शुभ है, लेकिन वो धारणा शुभ समाज के वैज्ञानिक व्यवस्था को बदलने में सार्थक नहीं हो सकती। वही खतरा कम्युनिज्म में नहीं है। मैं उसकी बात करता हूं। खतरे हैं, खतरे बिल्कुल हैं और खतरे कम नहीं है। गांधीवाद से भी ज्यादा खतरे हो सकते हैं, वो मैं बात करता हूं। वो खतरे नहीं है, ये सवाल नहीं है मेरा। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि वही एक विकल्प है और न मैं ये कह रहा हूं कि वही विकल्प चुन लिया जाना चाहिए। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पूंजीवाद अपने को बचाने की अंतिम चेष्टा में गांधीवाद का सहारा ले सकता है और हिंदुस्तान में गांधी और विनोबा का सहारा उसे मिला है और मिल रहा है। ये जो सहारा है जी, पूंजीवाद को, पूंजीपति का सवाल नहीं है, पूंजीवाद को, पूंजीशाही को वो सहारा मिल रहा है और इसलिए वो उत्सुक है और आनंदित भी है और सारी सहायता भी देने को उनको तैयार है, क्योंकि दिखाई ये पड़ता है कि उस माध्यम से समाज में आने वाली क्रांति को थोड़े दिन तक विलंबित तो किया ही जा सकता है। विनोबा जो काम कर रहे हैं उसका लक्ष्य भी ठीक है, उनकी नजर भी ठीक है, वो जो कामना और कल्पना करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन समाज न कामनाओं से चलता है और न कल्पनाओं से चलता है। समाज का एक जड़ यंत्र है और उस यंत्र से समाज बहुत दूर तक 99% उस जड़ यंत्र से चलता है और उस जड़ यंत्र को जब तक तोड़ने की सीधी कोई क्रांति न हो तब तक ऊपर के सारे सुधार, मकान को बिना बदले थोड़े बहुत मकान में रंग रोगन करने के और दीवार को साफ सुथरा बनाने के, थोड़ा पलस्तर बदलने के साबित होने वाले। जो आदमी भूदान में जमीन दान दे देता है वो जमीन दान देने के बाद शोषक नहीं रह जाता है, ऐसा नहीं है, उसका शोषक रहना जारी रहता है। वो एक तरफ जमीन देता है दान में, एक तरफ वो कहता है कि हम भूमि को सबकी बनाने के लिए कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ उसके शोषण का सारा काम जारी रहता है। बल्कि जितनी जमीन उसने दान में दी है उतना 2 साल के भीतर, साल भर के भीतर वो शीघ्रता से कैसे वापस खींच ले, वो उसके शोषण की प्रक्रिया जारी रहती है। शोषक नहीं बदलता भूदान से, सिर्फ शोषक थोड़ा सा दान देता है और दान देने वाला शोषक न दान देने वाले शोषक से ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि दान देने वाला शोषक आने वाली क्रांति को बफर का काम करता है। वो लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, शोषक भी कुछ दे रहा है, समाज बदल रहा है, भूमि भी दी जा रही, धन भी दिया जा रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे लोग बदल जाएंगे। और ये जो हवा पैदा होती है वो क्रांति की क्षमता को, तीव्रता को कम करती। विनोबा के काम से शोषण का यंत्र नहीं टूट रहा, सिर्फ शोषण के यंत्र में आयलिंग हो रही। वो विनोबा को पता हो या ना हो, विनोबा जानते हो ना जानते हो, वो सवाल नहीं है, उनकी इच्छा का और नियत का भी सवाल नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो तथ्य ये है कि उससे वो शोषण का यंत्र जो है वो ज्यादा लुब्रिकेट पा रहा है और वो थोड़ा चलने में ज्यादा सक्षम हो जाएगा। मेरी दृष्टि में एक एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के द्वारा समाज की यांत्रिक व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। एक एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के द्वारा एक एक व्यक्ति बदला जा सकता है, लेकिन समाज नहीं। और एक एक व्यक्ति को बदलने के लिए बैठने का जो उपाय है वो इतना लंबा है और इतना अनंत है कि उससे समाज की व्यवस्था कभी बदलेगी नहीं। समाज की व्यवस्था बदलनी हो तो समाज के चित्त का पूरा परिवेश क्रांति के लिए तैयार किया जाना जरूरी है, और वो परिवेश क्रांति के लिए तैयार हो, उसके लिए समाज के सारे स्थापित मूल्यों का खंडन, समाज की सारी प्रतिगामी व्यवस्थाओं का खंडन,
समाज को पीछे की तरफ बांधने वाले सारे के सारे सूत्रों का खंडन और समाज को आगे ले जाने वाले, समाज को विचारशील बनाने वाले, समाज को क्रांति उन्मुखता देने वाले सारे तत्वों की चर्चा की जानी जरूरी है। मेरी दृष्टि में इस समय देश को क्रांति की उतनी जरूरत नहीं जितनी क्रांति के परिवेश की जरूरत है। क्रांति तो परिवेश से पैदा हो जाती है। वो जो फ्रांस में क्रांति हुई वो उन लोगों ने पैदा की जो लोग किताबें लिखते रहे और बातें करते रहे। वो जो रूस में क्रांति हुई वो क्रांति उन लोगों ने की जो ब्रिटिश म्यूजियम में बैठ के किताबें लिखते रहे। जरूर इसकी संभावनाएं हैं, मैं उसकी बात करता हूं। इस बात की संभावना है कि क्रांति खतरे में ले जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं अब उतनी नहीं है जितनी फ्रांस की क्रांति में थी और रूस की क्रांति में थी, क्योंकि हम आज 3-4 क्रांतियों की असफलता देखने के बाद क्रांति में जाएंगे। 3-4 क्रांतियां बुरी तरह असफल हुई हैं और हम जो अब क्रांति में गुजरेंगे उन 3-4 क्रांतियों की असफलताओं को ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के जो क्रांतिवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं या उस तरह के लोग हैं, वे लोग भी अत्यंत प्रतिक्रियावादी हैं, क्रांतिवादी नहीं है। वे भी क्रांति को ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे कि धार्मिक आदमी गीता को पकड़ता है। वे भी कैपिटल को इस तरह पकड़े हुए हैं जैसे कोई कुरान को पकड़ता है। उनके लिए भी दुनिया का विचार मार्क्स के बाद आगे नहीं गया, वहीं ठहर गया है, वो वहीं रुका हुआ है। हिंदुस्तान के खतरे दोहरे हैं। हिंदुस्तान में प्रतिगामी विचारक हैं जो पीछे की तरफ ले जाने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में क्रांतिवादी विचारक हैं जिनकी क्रांति भी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, उनसे खतरा है। और इसलिए हिंदुस्तान में ठीक ठीक क्रांतिकारी चिंतन पैदा करने की जरूरत है। उस चिंतन में क्रांतिवादी भी नाराज होगा, क्योंकि वो क्रांतिवादी भी क्रांतिवादी नहीं। किसी का 1917 में रुक गया है मामला, किसी का मार्क्स के साथ रुक गया है, किसी का माओ के साथ रुक गया है। क्रांतिवादी होने का अर्थ है कि जो किसी के साथ रुका नहीं है, जो आज के समय को, आज की जरूरत को, आज की परिस्थिति को देखकर क्रांति कैसे हो उसका विचार करता है। और क्रांतिवादी की अद्भुत स्थिति है, क्रांतिवादी खुद भी 24 घंटे क्रांति में है। वो जो आज कहता है हो सकता है कल ना कहे, जो कल कहता है वो परसों ना कहे। क्रांतिवादी खुद भी 24 घंटे क्रांति में है, और जैसे ही क्रांतिवादी रुकता है वो प्रतिवादी प्रतिगामी से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आचार्य जी, वो सवाल तो अधूरा ही छूट गया। जी कहिए। आपने खंडन तो किया, रूस का किया, महात्मा जी का किया, विनोबा जी का किया, मगर आपसे जो विधायक लोग हैं वो तो अभी आपने नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये क्रांति वगैरह आ जाती है और थोड़ा छूट जाता है। वो ला देते हैं लोग, उनको थोड़ा रोकिए। नहीं, क्योंकि मेरा मानना है वायलेंट रेवोल्यूशन हो ही नहीं सकती। वायलेंट हुई कि वो रेवोल्यूशन नहीं रह जाएगी। और वायलेंट होने का मतलब ही ये होता है कि बहुत थोड़े से लोग राजी हैं, ज्यादा लोग राजी नहीं। तभी किसी रेवोल्यूशन को वायलेंट होना पड़ता है। वायलेंट होने का मतलब है कि माइनॉरिटी लाने की कोशिश कर रही, मेजॉरिटी राजी नहीं। और मेरा कहना है कि माइनॉरिटी सत्य को भी लाने की कोशिश कर रही हो और मेजॉरिटी राजी न हो तो ऐसे सत्य का भी कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जिस सत्य के लिए हम अधिकतम लोगों को राजी नहीं कर सकते, उस सत्य को जबरदस्ती थोपने के हम हकदार नहीं है। हिंसात्मक क्रांति का मतलब इतना है कि थोड़े से लोग कब्जा करके जबरदस्ती क्रांति ला दे। मैं उस पक्ष में नहीं हूं। क्रांति तो अनिवार्य रूप से अहिंसक होगी और इसलिए क्रांति अनिवार्य रूप से वैचारिक होगी। विचार में पहले पहुंच जाएगी, लोकमानस बदलेगा, लोकचित्त बदलेगा और लोकचित्त की बदलाहट से आएगी। इसलिए मैं क्रांति को अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक मानता हूं। जो भी क्रांति लोकतांत्रिक नहीं है वो क्रांति महंगी सिद्ध होगी, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में जाएगी वो खतरनाक लोग हैं और उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो सत्ता के पहले कैसे थे और सत्ता के बाद कैसे हो जाएंगे। इसलिए मैं किसी क्रांति का मतलब बल्कि ठीक से अगर हम समझें तो अब तक की जो क्रांतियां असफल हुई उनके असफल होने का एक कारण हिंसा भी थी। क्योंकि जैसे ही कोई आदमी हिंसा करने को राजी हो जाता वो आदमी क्रांतिवादी नहीं रहा, क्योंकि उसने दूसरे की आदमी की आत्मा को, दूसरे की स्वतंत्रता को, दूसरे के विचार को अंगीकार करना बंद कर दिया। उसने दूसरे की महिमा की स्वीकृति बंद कर दी। वो दूसरे के दुश्मन की तरह खड़ा हो गया। जैसे ही मैं ये कहता हूं कि मैं छुरा मार दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानते हैं, तो वैसे ही मेरी बात की जान निकल चुकी है, उसमें कोई क्रांति नहीं रही।
वो मेरी बात बेकार हो चुकी, मर चुकी, मेरे पास दलील भी नहीं है, मेरी बात के खड़े होने का और कोई उपाय नहीं रह गया, तब मैं छुरी उठाता हूं। क्रांति जब भी छुरा उठाती है तब समझ लेना चाहिए क्रांति होने के पहले ही असफल हो चुकी। मैं नहीं मानता हूं कि क्रांति, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है मेरे बाबत, वो इसलिए हो गई कि मैंने कहा यह कि अगर अहिंसा से क्रांति ना आती दिखाई पड़ती हो, और अगर अहिंसा भी क्रांति को रोकने का माध्यम बन रही हो, और अगर ऐसा लगता हो कि अहिंसा भी ढाल बन गई है क्रांति को रोकने के लिए, तो हिम्मत करनी चाहिए हिंसा करने की भी। इसका मतलब ही नहीं कि मैं ये कहता हूं कि हिंसा करनी चाहिए, इसका कुल मतलब ये है कि मैं ये कहता हूं कि जिसको हम अहिंसा कह रहे हैं वो अहिंसा भी नपुंसक होगी, इसलिए ढाल बन रही है क्रांति की। अन्यथा क्रांति को रोकने के लिए बाधा नहीं बन सकती अहिंसा। अहिंसा क्रांति को लाने के लिए तीव्रतम गति बन सकती। ये जो आप पूछते हैं कि कैसे वो क्रांति होगी, कैसे वो आर्थिक समानता होगी, मेरी दृष्टि में विचार की क्रांति पहला पॉजिटिव मामला है। पहली पॉजिटिव चरण, पहला विधायक चरण है विचार की क्रांति। लोगों के चित्त से वे मुद्दे तोड़ देने हैं जिनसे क्रांति रुकती है, और वे मुद्दे लोगों के चित्त तक पहुंचाने हैं जिनसे क्रांति विकसित होती। तो पहला विधायक कदम है एक एनवायरनमेंट, एक परिवेश विचार करने वाले लोगों का खड़ा करना। उतना ही काम हो जाए तो शेष काम उसके पीछे आना शुरू होगा। लोकतांत्रिक ढंग से ही अगर लोग तैयार हो जाते हैं तो कोई भी क्रांति इस मुल्क में की जा सकती है, कोई भी क्रांति इस मुल्क में की जा सकती है। तो इस दृष्टिकोण से आपने जो कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए, ठीक है। तो जो आधुनिक जो भी लोकशाही भारत में है, ठीक है, राजस्थान के तरीके से, तो इसमें जो कोई बेसिक वैल्यूज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आप जैसे बात करते हैं लोकशाही के लिए, इससे तो ऐसा हो जाएगा कि ये सब बेसिक वैल्यू में से भी लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, और इट इज एज इफ यू आर ट्राइंग, आई मीन द रिजल्ट वुड बी दैट द बेबी विल बी थ्रोन आउट विद द बाथ वाटर, ऐसा हो जाएगा। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। बेसिक वैल्यूज के विरोध में तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जो मूर्तिभंजक ख्याल है, वो उसका जो कोई up to an extent it will be useful, but I mean, as you are not giving any positive program, मैं समझा, which is necessary, मैं समझा, the consequences might be that मैं समझा, the basic values also people will cultivate a contempt for the basic values themselves. नहीं, क्योंकि मूर्ति भंजन जो है वो बेसिक वैल्यूज को नहीं तोड़ता है, बल्कि उनको मजबूत करता है। क्योंकि बेसिक वैल्यूज क्या हैं? आप कहते हैं विचार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता मूर्ति भंजन से नहीं टूटती, बढ़ती है। बल्कि जिस मुल्क में मूर्ति भंजक नहीं होंगे उस मुल्क में विचार स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं होता है। मेरी आप बात समझ। हाँ, और दूसरी बात आप कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं कि पॉजिटिव का हमारा जो मोह है, अगर हम बहुत गौर करें तो हमारा वो जो क्रांति विरोधी चित्त है उसका मोह है। हमेशा हम चाहते हैं कि क्या करना है उसे बताइए ठीक से, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी से कि कुछ करने वाली बात पकड़ी जा सके। और मेरा कहना यह कि करने वाली बातें हम बहुत पकड़े हुए हैं, ना करने वाली बात एक बार इस मुल्क के चित्त से तीव्र तूफान की तरह गुजरनी जरूरी है। उससे बड़ा कोई पॉजिटिव एफर्ट नहीं हो सकता। और एक बार हजारों साल का वो जो जड़ा हुआ चित्त है वो एक दफा उघड़ जाए, अपरूटेड हो जाए, तो जरूर डर है कि अपरूटेड चित्त कहीं हमें और गड्ढों में ना पटक दे। लेकिन मेरा कहना यह है कि पुराने गड्ढे में पड़े रहने की बजाय नए गड्ढे को चुन लेना हमेशा श्रेयस्कर है, कई कारणों से। क्योंकि जो आदमी हजारों साल के गड्ढे से निकलने की हिम्मत जुटा लेता है वो नए गड्ढे से निकलने में उसको क्षण भर नहीं लगेगा। लेकिन जो गड्ढे से निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता जो समाज, इस डर से कि कहीं भूल ना हो जाए, इस डर से कि कहीं अराजकता ना हो जाए, इस डर से कि कहीं बेसिक वैल्यूज ना खो जाएं, इस भय से जो क्रिपल्ड हो जाता है माइंड, वो समाज फिर कोई भी गति नहीं कर पाता। मेरे मन में तो इस वक्त एक अपरूटेडनेस चाहिए मुल्क को, उसके सारे चिंतन की जहां जहां जड़ें हैं वहां से खींच लेनी है,
ताकि वो नई जड़ें खोजे, नई भूमि खोजे और नया आकाश खोज सके। आचार्य जी, लेट अस कम आउट ऑफ पॉलिटिक्स। और मनु भाई ने आपके बारे में जो आरोप लगाया है उसके बारे में आप कुछ, वो भी पॉलिटिक्स ही है, बाहर कैसे आइएगा। हमें समझा, मैं समझा। वो बाहर आना नहीं और गहरी पॉलिटिक्स में चले जाना। वो आखिरी पॉलिटिशियन का आखिरी उपाय है। अगर मेरी बातें गलत हैं तो मेरी बातों को गलत कहना चाहिए। मैं जो कहता हूं वो ठीक नहीं है तो लड़ना चाहिए कि वो ठीक नहीं। लेकिन जब ये क्षमता न रह जाए और सीधी लड़ाई न हो सके तो फिर पीठ में पीछे से छुरा मारने के उपाय करने चाहिए। फिर इस मुल्क में सबसे बड़ा जो उपाय है वो ये है कि किसी के चरित्र पर कुछ लांछन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मुल्क के साधु सन्यासी इतने कमजोर हैं कि चरित्र की बात कही कि वो गए, उससे ज्यादा उनका कोई मुद्दा भी नहीं है। अगर ये बता दिया गया कि फला आदमी, फला साधु एक स्त्री के साथ अकेले में बैठा देखा गया तो मामला खत्म हो गया। इस मुल्क का साधु इतना कमजोर है कि वो सिर्फ चरित्र पे खड़ा है, और इस मुल्क के सारे लोग ये जानते हैं कि चरित्र की दीवार नीचे से खींच लो कि आदमी गया। स्वभावता मेरे बाबत भी वैसे ही सोचते हैं, लेकिन पहली भूल तो वो ये कर जाते हैं कि मैं कोई साधु नहीं हूं। पहली भूल वो ये कर जाते हैं कि मेरा चरित्रवान होने का कोई दावा नहीं, इसलिए तुम खींच नहीं सकोगे कुछ। यानी मैं दावा करूं चरित्रवान होने का, मेरी बात, मैं पूरी बात कर लूं। अगर मैं चरित्रवान होने का दावा करूं तो मेरे चरित्र को खींचा जा सकता है और खींच के मुझे गिराया जा सकता है। वो मेरा दावा नहीं है, वो मेरा दावा नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि मैं जिंदगी के सारे मसलों में क्रांति का पक्षपाती हूं। मैं स्त्री पुरुष के संबंधों में भी क्रांति का पक्षपाती हूं। मैं इस बात का भी पक्षपाती हूं कि स्त्री पुरुष के बीच जो दीवालों की बहुत लंबी परंपरा है वो टूटनी चाहिए। स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा स्वस्थ और मानवीय संबंध होना चाहिए। आज इस मुल्क में तो ये भी हालत नहीं है। आप एक स्त्री के पति हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में किसी स्त्री के मित्र नहीं हो सकते। एक स्त्री मेरे साथ यात्रा की और उसने मुझसे पूछा कि जिस घर में हम ठहरेंगे वो लोग मुझसे जरूर पूछेंगे कि मैं आपकी कौन हूं। तो मैंने कहा तू अगर मेरी कोई हो तो ही बताना, और नहीं तो मत बताना। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा हो कि मैं आपको राखी बांध के बहन बन जाऊं। मैंने कहा उस पाप के लिए मैं राजी नहीं होऊंगा, क्योंकि राखी बांध के तू सिर्फ इसलिए बहन बन रही है कि तू बता सके कि मैं बहन हूं। तू सिर्फ हिम्मत जुटाने के लिए, उसके लिए मैं राजी नहीं होगा। तुझे राखी बांधनी हो तो उसकी फिक्र नहीं, लेकिन तू बहन नहीं है और बिना बहन हुए मेरे साथ यात्रा कर सकती, इसलिए मैं राजी हूं। और जिस घर में हम ठहरेंगे वो जरूर पूछेंगे, पहली बात वो यही पूछेंगे कि ये महिला कौन है। तो मैंने कहा तू अगर कोई हो तो बता देना, और ना हो तो तू बता देना कि मैं कोई भी नहीं हूं। और अगर तू मेरी मित्र है तो कह देना मित्र है, और अगर समझे कि मित्र भी नहीं हूं तो तुझे जो ठीक लगे तू कह देना, क्योंकि जो ठीक हो वही कहना। वो स्त्री मेरे साथ उस घर में गई, वही हुआ। पूछा ही, पहली बात ही घर के वृद्धजन ने पूछी ये कौन है। मैंने कहा कि ये भी रास्ते में यही विचार करती आई है कि ये कौन है। आप इससे पूछ ले, आप इससे पूछ ले। जहां तक मैं समझता हूं मेरा मित्र से ज्यादा किसी से कोई भी नाता नहीं। न मेरा किसी से शिष्य का नाता है, न मेरा किसी से गुरु का नाता है, न मेरा किसी का अनुयायी का नाता है। मेरा सिर्फ मित्र का नाता है। किसी से भी उसकी बात कर लेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे मामले से। उस लड़की ने कहा कि मैं कैसे कहूं, लेकिन बस मैं मित्र हूं। वो बहुत चौंके, बहुत परेशान हो गए। अगर वो मेरी बहन होती तो मेरे कमरे में ठहराई जा सकती थी, मेरी माँ होती तो ठहराई जा सकती थी। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या इसे आपके कमरे में ठहरने दिया जाए। मैंने कहा आपको क्या अड़चन है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपकी बहन होती तो कोई बात नहीं। हमारा जो चित्त है, मैं तो इस सारे चित्त के विपरीत हूं। यही घटना दिल्ली में फिर घट गई, मनु भाई के साथ भी वही घटना घट गई। उन विचारों का कोई कसूर नहीं है। जैसा हमारा मुल्क सोचता है वैसा वो सोचते हैं। एक बहन आई हुई थी दिल्ली और उसने मुझे चाहा था कि 3 दिन मैं आपके पास ही रुकूंगी ताकि मैं पूरे वक्त साथ रह सकूं, पूरी बात सुन सकूं, कुछ मुझे बात करनी वो भी कर सकूं और साथ रहने का सुख भी ले सकूं। मैंने उसको कहा कि मजे से तुम आके रह सकती हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। वो आके रुक गई। एक दिन कोई बात ना हुई। वो मैंने कहा कि पॉलिटिक्स है। एक दिन कोई बात ना हुई। एक दिन मेरे साथ थी
और मुझसे तो कोई बहन गले भी आके मिल जाती तो मैं कोई ऐतराज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐतराज करने वाला आदमी किसी न किसी तरह कामुक चित्त का है। अगर किसी को मुझसे गले मिलना है तो मुझे ऐतराज नहीं, मैं अपनी तरफ से किसी से गले मिलने नहीं जाता हूं, मुझे फुर्सत भी नहीं और मैं कोई अर्थ भी नहीं पाता हूं कि किसी से गले मिलने का कोई अर्थ है। ये हड्डी से हड्डी लगाने से कुछ भी किसी तरह का रस है या कोई आनंद है मुझे नहीं मालूम पड़ता, तो मैं तो नहीं जाता हूं। लेकिन कोई आ जाए तो उसको मैं इंकार भी नहीं करता हूं, सुख लेना चाहे वो ले सकता है। वो महिला जैसे स्टेशन पर आई मुझसे गले मिल गई, गले मिलते ही तकलीफ शुरू हो गई होगी, फिर वो मेरे साथ रुकी। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका आप पूछते हैं, जो कि छपी नहीं, जो इंटरव्यू लिया था वो छपा नहीं, वो हुआ। उसको मनु भाई ने, उनके मित्रों ने सुना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराहट शुरू हो गई। और शाम को जब मैं मीटिंग से बोल के लौटा तो देखा कि उस स्त्री का सामान लिए वो बाहर खड़ी रो रही। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं जा रही हूं, सिर्फ आपके पैर छूने के लिए रुकी हूं कि मैं आपसे विदा ले लूं। उन्होंने मुझे बाहर किया है और कहा है कि उस कमरे में आप नहीं रुक सकती। मैंने कहा कि मेरे साथ कोई आया हो और मुझसे बिना पूछे कमरे के बाहर कर दिया जाए, ये हद अपमानजनक बात है। मैंने उनसे कहा मुझे कहना चाहिए था, अगर इस स्त्री को इस कमरे में नहीं भी ठहरने देना तो मुझे कहना चाहिए, वो मेरे साथ आई है, आपको उसे नहीं निकालना था। उन्होंने कहा नहीं, हमने बात बढ़ानी नहीं चाहिए, हमने सोचा कि इसको अलग कर दें, दूसरे कमरे में ठहरा दें। मैंने कहा कि वो अब दूसरे कमरे में नहीं ठहर सकेगी, आप मुझसे कहते तो शायद ठहरने का कोई उपाय भी हो सकता था, लेकिन अब उसको दूसरे कमरे में नहीं ठहराया जा सकता, वो इसी कमरे में ठहरेगी। और उस स्त्री ने भी कहा कि अब मैं किसी हालत में इस कमरे को नहीं छोड़ सकती। मैंने इन लोगों से कहा कि अब उचित यही है कि आपको भय लगता है कि पता नहीं रात में वो स्त्री से मेरे क्या संबंध होंगे, तो आप भी यहीं आके सो जाएं। वो जाती नहीं, मैं कहता हूं उसे जाने देना नहीं है। अब यही एक रास्ता है कि आप भी इसी कमरे में आ जाएं। इसके लिए राजी नहीं हुए कि हम कोई पहरेदार तो है नहीं। मैंने कहा आप समझते नहीं, लेकिन अच्छा यही होगा, ये उचित होगा कि आप भी यहां आ जाएं। बात यहां तक बढ़ गई कि वो जिद करने लगे कि हमारी संस्था में अब ये स्त्री इस कमरे में नहीं ठहर सकती, हमारी संस्था का नियम है। तो मैंने कहा कि फिर एक ही उपाय है कि मैं यहां से चला जाऊं, क्योंकि मैं ऐसी संस्था में नहीं ठहर सकता हूं जो इतनी अभद्रता की बातें करती है। तो मैं संस्था छोड़ के चला गया। उनसे मैंने कहा कि कल मैं पब्लिकली मीटिंग में इसकी बात कर लूंगा, क्योंकि ये बात तो पीछे उठेगी। तो अभी मैं भी मौजूद हूं, आप भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, वो बहन भी मौजूद है, ये सारी बात हो जाए तो अच्छा। तो मुझसे कहा कि नहीं, आप इसकी बात मत उठाइए, इसमें कोई सार नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं, हो गया जो हो गया। दूसरे दिन सब्जेक्ट रखा हुआ था सेक्स एंड लाइफ, वो सब्जेक्ट भी बदल दिया। दूसरे दिन जब मैं आया तो मुझसे कहा कि वो सब्जेक्ट भी बदल दिया है, आप तो धर्म पर ही बोलिए। शायद डर हुआ। जो हो गए तो हो गए, वो आपने कैसे चलाया? मैं जी हो गए तो हो गए, उन लोगों ने बताया। हाँ, आपने मैं बात तो कर लूं, पूरी बात कर लूं। रिफ्लेक्शन तो मुझ पर हो गई, क्योंकि जो मेरी बात है उस पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। उन्होंने वो सब्जेक्ट भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो सब्जेक्ट भी नहीं रखना है। शायद उन्हें भय हुआ कि उस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं बात न कर लूं। मुझे कोई रस नहीं था बात करने में कि पब्लिकली कोई बात की जाए। कहा था मैंने सिर्फ इसलिए कि उनको बात करनी पड़ेगी आगे पीछे, वो भूल नहीं सकेंगे, इसलिए बात कर लेनी उचित है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात करने का मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं, बात खत्म हो गई। मैंने कहा बात खत्म हो गई, ठीक है। वो खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद उन्होंने आके यहाँ वक्तव्य दिया। वो 2 महीने बाद यहाँ आके वक्तव्य दिया कि ये सारा मामला हुआ। अब ये बड़े मजे की बात है कि जिस बात को मैं वहीं कर लेना चाहता था सबके सामने, उसको 2 महीने बाद। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स ही होगी, वो मामला पॉलिटिक्स का ही होगा। लेकिन मेरी जहां तक समझ है, मनु भाई का उसमें कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई बुरी नीयत भी नहीं है। जो हमारा सामान्य भारतीय मानस है, उस भारतीय मानस का उनके पास भी मानस है। उनको कठिनाई मालूम हुई होगी, वो कठिनाई उनको पीड़ा दी होगी, परेशानी हुई होगी। फिर मुझसे पूछने आए थे, वो पूछने से और परेशान हो गए, क्योंकि मुझसे उन्होंने पूछा कि अगर कोई स्त्री आपका आलिंगन करे तो मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो आप इसमें ऐतराज नहीं करते? मैंने कहा मैं कोई ऐतराज नहीं करता हूँ। कोई आपको चूम ले तो? मैंने कहा कि चूम ले, हाथ मुंह धोना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से कीटाणु लग जाते हैं और तो कुछ होता नहीं। तो उन्होंने कहा आप आलिंगन को और चुंबन को सेक्सुअल नहीं मानते हैं? मैंने कहा वो हो भी सकता है, करने वाले पर निर्भर है। नहीं भी हो सकता है, एक माँ अपने बेटे को चूम सकती है, एक मित्र अपने मित्र को चूम सकता है, वो सेक्सुअल हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, वो करने वाले पर निर्भर है। और मैंने कहा करने वाले ही जान सकते हैं, आप अलग खड़े होकर बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि वो क्या है कि नहीं, तो बहुत मुश्किल है। ये सारी बातें उन्होंने उस वक्तव्य में जोड़ दी कि मैं इसको आलिंगन को और इसको
कामुक नहीं मानता हूं, ये सब होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन गलती उनकी सिर्फ एक है, वो अगर मुझसे ही कह देते तो मैं एक वक्तव्य दे देता, वो मुझसे कह देते तो फोटो निकलवा लेने देता उनको, ताकि उनके पास प्रमाण होता और ठीक से बात हो सकती। वो मुझसे कह देते तो मैं कह देता कि मैं लिख के दे देता हूं कि मैं चरित्रवान नहीं हूं, इसमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल ही ये है कि चरित्र की चिंता सिवाय चरित्रहीनों के और कोई भी नहीं करता है। सिवाय चरित्रहीनों के चरित्र की कोई चिंता नहीं करता है। चरित्र हो तो चरित्र की चिंता का सवाल ही नहीं, वो विचारणी भी नहीं है, वो बात खत्म हो गई। और चरित्र ना हो तो ही उसकी बहुत चिंता होती है। मुझे कोई चिंता नहीं है। और फिर मेरा कहना, ये जो मैं कह रहा हूं उसका मेरे चरित्र से बांध के कोई जोड़ने का संबंध भी नहीं है। अगर ये भी स्वीकार हो जाए कि मैं चरित्रहीन हूं, तब भी मैं जो कह रहा हूं वो अलग अर्थों में खड़ा रहता है, उस पर सीधी बात होनी चाहिए। इस मामले को तय ही कर लेना चाहिए। अगर ये भी तय होता हो कि आदमी चरित्रहीन है, तो इसको एक बार तय कर लेना चाहिए कि आदमी चरित्रहीन है। अब रह गई बात सीधी कि वो जो बात मैं कर रहा हूं, चरित्रहीन आदमी भी कोई ठीक बात कह सकता है कि नहीं कह सकता, कि चरित्रवान जो कहता है वो सभी ठीक होता है, या कि चरित्रहीनता और चरित्रवान होने से जीवन के रूपांतरण की सारी प्रक्रिया के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता या कहा जा सकता है, वो अलग ही बात है। इसलिए उसमें बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, उनका उसमें कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। और मैं तो ऐसे ही जिया चला जाऊंगा, ऐसे ही जिए चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिंदगी सहज और साफ सुथरी होनी चाहिए, और सहज ही जिंदगी साफ सुथरी होती। मुझे भी, मैंने मनु भाई को कहा भी, वहां मित्रों को भी कहा कि जो आपको दिखाई पड़ता है वो मुझको भी दिखाई पड़ता है। इस बहन ने जिस दिन मुझे आके कहा कि मैं आपके पास ही रुकूंगी, मैं जानता था कि आसपास किस तरह के लोग हैं। अगर थोड़ी भी चालाकी मेरे मन में हो तो इसको मैं कहूंगा कि रुक तो तू दूसरे कमरे में, फिर मिलने जुलने का कोई दूसरा उपाय कर लेंगे। इतनी अकल मुझ में भी हो सकती। आखिर कोई भी समझदार आदमी ऐसे ही करता है। ये मेरा जैसा काम है वो बिल्कुल नासमझी का है, और नासमझ आदमी दिक्कत में पड़ता है, और नासमझ आदमी दिक्कत में पड़ेगा। उसको दिक्कत के लिए तैयार होना चाहिए कि तुम नासमझी अपने हाथ से करोगे। अब कोई स्त्री को अगर मुझे चूमना हो तो उसको मुझे कहना चाहिए कि एकांत में, स्टेशन पे, बड़ी स्टेशन पे चूमना अच्छा मालूम पड़ता है, कि कैंप के बीच में आके गले मिलना अच्छा मालूम पड़ता है। ये सब एकांत की बातें। अच्छे लोग एकांत में अकेले में दरवाजा बंद करके करते हैं। ये खुलेआम करने की बातें नहीं। खुलेआम करोगे झंझट में पड़ोगे। जी, कहीं मतलब जातीयता को मुक्त व्यवहार को तो हम मान्यता दे रहे, तो वो देश के जो संतति नियमन का जो है प्रोग्राम, उसमें मैं आपको कहूं, जिन मुल्कों में काम की स्वतंत्रता है, उन मुल्कों में संतति नियमन करना आसान है। जिन मुल्कों में काम की स्वतंत्रता नहीं है, उन मुल्कों में संतति नियमन करना आसान नहीं है, क्योंकि काम की स्वतंत्रता भी वैज्ञानिक बुद्धि से पैदा होती है और संतति नियमन भी वैज्ञानिक बुद्धि से पैदा होता है। वो दोनों एक ही बुद्धि के हिस्से हैं। काम का जितनी स्वतंत्रता होगी, सेक्सुअल फ्रीडम जितनी होगी, सेक्स उतना ही पवित्र होता चला जाता है, और जितनी फ्रीडम कम होगी, सेक्स उतना ही अपवित्र होता चला जाता है। रूस में वेश्या समाप्त हो गई। अकेली जमीन पर एक मुल्क में वेश्या नहीं है, क्योंकि काम इतना उन्मुक्त हो गया कि अब वेश्या को बनाने की जरूरत नहीं। जिन देशों में पतिव्रता स्त्रियां होंगी, उस मुल्कों में दूसरा हिस्सा वेश्या भी होगी। वो पतिव्रता हिस्सा का दूसरा काउंटर हिस्सा है, वो जरूर रहेगी, क्योंकि इधर पतिव्रता स्त्री भी रखनी है और दूसरी स्त्रियों से संबंध भी बनाना है, तो वेश्या मौजूद करनी पड़ेगी। जब तक पतिव्रता पर जोर रहेगा, तब तक वेश्या पैदा होती रहेगी। वेश्या को जाने देना है तो पतिव्रता की मूर्ता को भी जाने देना होगा, और स्वीकार करना होगा कि दो व्यक्तियों में प्रेम है, उसके अतिरिक्त और कोई पवित्रता नहीं है। और जिस दिन प्रेम समाप्त हो गया, उसके बाद एक क्षण भी साथ होना अपराध है और पाप है। लेकिन और इतनी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि लोगों के शरीर संबंध भी सहजता को उपलब्ध हो जाए। हिंदुस्तान में तो वो इतने असहज हो गए हैं, और उन असहज का परिणाम ये हुआ है कि आदमी को, एक स्त्री को प्रेम करना हो तो एसिड फेंकनी पड़ती, एक लड़के को किसी को प्रेम करना हो, लड़की को तो पत्थर मारना पड़ता है। अजीब बात है कि प्रेम करने के लिए पत्थर मारना पड़े, कि प्रेम करने के लिए भीड़ में धक्का देना पड़े। Does it mean that in the family life, for example, between the husband and the wife,
you also consider it quite casual and natural to have extramarital affairs. वो तभी तक रखने होते हैं आपको जब तक शादी बिना प्रेम के किसी ज्योतिषी से मिलवा के कर ली गई हो। अगर शादी प्रेम से हुई हो तो आपको दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध रखने की जरूरत नहीं के बराबर रह जाती है। मैं समझ रहा हूं संभावना रह सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संभावना कम रह जाती। जिस स्त्री से आपका कोई प्रेम नहीं है उस स्त्री से संबंधित होने के बाद संभावना आपकी ज्यादा रहती है कि दूसरी स्त्रियां आपको आकर्षित करें। और फिर मेरा कहना यह है कि जिस स्त्री के साथ प्रेम समाप्त हो जाने पर छोड़ देने की सुविधा है उसमें आपको एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध रखने की जरूरत नहीं है। आप एक स्त्री से मुक्त होकर दूसरी स्त्री से संबंधित हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल का उपाय हमें इसलिए खोजना पड़ता है कि जिससे बंध गए हैं उसको तो छोड़ नहीं सकते, उससे तो बंधे ही रहना है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल की बात उठती। जिस दिन दुनिया में विवाह इतना सहज और सरल होगा कि जिससे आपका प्रेम है और जिसके पास आप रुकना आनंदपूर्ण समझते हैं और तभी तक रुकना उचित है जब तक आनंदपूर्ण समझते हैं, उस दिन एक्स्ट्रा मैरिटल का क्या सवाल। आप मैरिज बदल देते हैं, आप पार्टनर बदल देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट में जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होंगे और जिंदा समाज प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर उनको हल करने की कोशिश करता है। मुर्दा समाज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और मरा हुआ जिंदा रहता है। वेस्ट के पास प्रॉब्लम्स हैं और मेरा मानना है कि 100 वर्षों में उन प्रॉब्लम से लड़के वो उनको हल भी करेंगे। हम दुर्भाग्य हमारे पास प्रॉब्लम्स भी नहीं, हल क्या खाक करेंगे आप तो मरे हुए लोग हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स भी पैदा नहीं होते। वेस्ट के इन 50 वर्षों का अनुभव उनको सेक्स के संबंध में इतने गहरे विचारों पर ले गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। आने वाले 100 वर्षों में वो जिंदगी की, फैमिली की, परिवार की पूरी नई व्यवस्था कर लेंगे और उस नई व्यवस्था में वो हमसे श्रेष्ठतर समाज सिद्ध होंगे। तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। बच्चे जब तक पति पत्नी के साथ बंधे हैं तब तक शायद परिवार बहुत सुंदर नहीं हो सकता। अभी वो इजराइल में प्रयोग कर रहे हैं किबुत्ज का, बच्चों को पाल रहे हैं इकट्ठे सामूहिक रूप से और अद्भुत परिणाम शुरू हुए। जैसे ही बच्चों से मुक्त हुए पति पत्नी वैसे ही वो जो सेक्स की जबरदस्ती है बांधने की एक दूसरे को वो समाप्त हो जाती है। हम अमेरिका में तो कॉल गर्ल्स भी है, हाँ, इनहिबिशंस नहीं है, सेक्सुअल टैबूज भी नहीं है। मैं समझा अमेरिका में मैं है ना वहाँ वो सिविलाइज्ड रूप मैं समझा वो वहाँ है और रहेगा। उसका कारण है कि क्रिश्चियनिटी ने सेक्स का जितना सप्रेशन किया है अमेरिका में और यूरोप में उतना दुनिया के किसी धर्म ने सप्रेशन नहीं किया। क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा सप्रेसिव रिलीजन है सेक्स के मामले में, हिंदू धर्म उतना सप्रेसिव नहीं है। क्रिश्चियनिटी ने तो सेक्स को सिन ही मान लिया है। तो 2000 वर्ष के सेक्स को सिन मानने का यह परिणाम हुआ है कि एकदम से सारी चीजें टूट गई, एक्सप्लोजन हो गया और लोग दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। अमेरिका में या यूरोप में जो व्यभिचार, वेश्या और अनैतिक संबंधों का बाढ़ आई है उस बाढ़ के लिए जिम्मेदार क्रिश्चियनिटी है, उस बाढ़ के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर हम यहाँ 25 लोग बैठे हैं और हमको अभी खाने के लिए कहा जाए तो हम चुपचाप शांति से उठ के खाना खाने चलेंगे, लेकिन 8 दिन हमको बैठ के यहाँ उपवास करवा दिया जाए और फिर एकदम से हम दरवाजा तोड़ के किचन में पहुंच जाएं तो हम जो खाना खाएंगे वो खाना और ही ढंग का खाना होगा, लेकिन उसका जुम्मा 8 दिन के उपवास पर होगा, वो जो फास्टिंग और स्टार्वेशन चला पीछे। क्रिश्चियनिटी ने पश्चिम के चित्त को, माइंड को इतना दमन किया है कि उस दमन का विस्फोट हुआ है और वो विस्फोट स्वभावतः अमेरिका में सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि अमेरिका में विस्फोट होने की संभावना और स्वतंत्रता सर्वाधिक मिली। लेकिन वो विस्फोट खत्म हो जाएगा, वो विस्फोट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो क्षीण हो रहा है। आज से 10 साल पहले और 10 साल की हालतों में फर्क पड़ने शुरू हुए। आने वाले 20 सालों में इसकी आशा की जा सकती है कि अमेरिका में विस्फोट की जो धारा है वो धीमी हो जाएगी और अमेरिका इस अनुभव से गुजर के शायद परिवार की ज्यादा योग्य व्यवस्था खोज सकेगा। मेरा मानना यह है कि हमने परिवार की व्यवस्था पर 3000 सालों से चिंतन ही नहीं किया है। मनु महाराज जैसा परिवार छोड़ गए थे वैसा ही परिवार हमारा आज भी है। मैं इजराइल का आपने उदाहरण हाँ, तो चीन में भी कॉम्यून प्रथा की दाखिल हुई, जरूर हो रही है। वो तो अनसक्सेसफुल हो सकती है कोई चीजें। हमारी कठिनाई क्या है, अनसक्सेसफुल होती तो हमें समझना चाहिए कि क्यों अनसक्सेसफुल हुई। हम कोई सक्सेसफुल हो गए हैं 3000 वर्ष में, इसको पहले सोच लेना चाहिए। सारी दुनिया में सब अनसक्सेसफुल हो गए और इस बात को सोच के हम समझते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए। आप क्या सक्सेसफुल हो गए?
आपने कौन सा परिवार पैदा कर लिया, कौन सा समाज पैदा कर लिया, आपने कौन सी प्रतिभा पैदा कर ली देश में, आपने कौन सी संस्कृति पैदा कर ली। लेकिन हम एक मजा लेते रहते हैं कि कहां कौन कौन असफल हो रहा है, उससे हम सोचते हैं कि बस तब ठीक है, कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं, फिर हम ही ठीक है। कम से कम हम असफल तो नहीं होते, क्योंकि जो चलेगा वो गिर सकता है, हम बैठे रहते हैं, हम चलते ही नहीं। लेकिन मेरा कहना यह कि दुनिया की असफलता को समझिए और ये भी समझिए कि वो क्यों असफल हुआ है, और अपनी असफलता भी समझिए कि जमीन पर आप किस बुरी तरह असफल हो गए हैं, और उस असफलता के कारण समझिए और हिम्मत जुटाइए कि कुछ हम प्रयोग करें। प्रयोग में खतरा है, लेकिन खतरा उठाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए। आपके विचार से भारत की वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, और विश्व में ऐसा कौन सा सबसे अच्छा देश है कि जहां अच्छी तरह से लोकतंत्र प्रणाली? नहीं, इस बात ही नहीं पूछा जा सकता। जिंदगी बहुत जटिल है, जिंदगी बहुत जटिल है। कौन सा परिवर्तन आप चाहते हैं प्रणाली? कुछ और बात तो नहीं है, तो फिर आखिरी बात कर ली जाए। कुछ आखिरी बात हो तो कर लेनी, तो पूरी बात आप ज्ञान बोरोइंग करने की विरुद्ध में है जी। ज्ञान बोरोइंग करने के विरुद्ध में है। समझा एग्जाम्पल कैसे देते हैं जी। और दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल यहाँ कैसे दे सकते हैं? अगर आप आपका जो ज्ञान है वो उदार है कि नहीं? और जो आप समझा आप जो ज्ञान समझा हमको दे रहे हैं, यही मजा है, यही मजा है। इन्फॉर्मेशन हमेशा बारोड होगी, इन्फॉर्मेशन हमेशा बारोड होगी। इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। और जो आपने आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में कुछ फर्क मानते हैं? इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमेशा बारोड होगी, और इन्फॉर्मेशन बारोड लेनी पड़ेगी ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन पे सोच सकें, और उस सोचने से जो पैदा होगा वो ज्ञान होगा। इन्फॉर्मेशन हमेशा बारोड होगी। मेरा समझना आप? अगर मैंने आपको कह दिया कि रूस में ऐसा हो रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन है, हम उस पर सोच सकें, विचार कर सकें, चिंतन कर सकें।